स्टार्ट करते हैं क्लास 12 चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशंस मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 9। चैप्टर 9 के ऊपर अपनी मिसलेनियस एक्सरसाइज चल रही है। क्वेश्चन नंबर 15, द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली एट द रेट प्रोपोर्शनल टू द number of its inhabitants present at any time. If the population of the village was 20,000 in 1999 and 25,000 in the year 2004, what will be the population of the village in 2009? देखिए पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। द पॉपुलेशन ऑफ विलेज इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली, एक विलेज की जो पॉपुलेशन है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती है एट द रेट प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इट्स इनहैबिटेंट प्रेजेंट एट एनी टाइम। किसी टाइम के ऊपर, किसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर, जैसे आज 2023 है तो 23 में आज जितनी भी उस विलेज की पॉपुलेशन होगी, जितने भी नंबर ऑफ इनहैबिटेंट्स मतलब जितने लोग वहाँ पे रहते हैं, उसी के प्रोपोर्शनल वो इंक्रीज हो रही है। अगर अपन पॉपुलेशन को पी ले ले, इतनी पॉपुलेशन है उस विलेज की किसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर मतलब 2023 में आज, तो उसकी जो पॉपुलेशन है वो किस रेट से इंक्रीज हो रही है? प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स प्रेजेंट एट एनी टाइम, मतलब dp बाय dt इज प्रोपोर्शनल टू p। ये कंडीशन बनेगी। ये dp बाय dt जो है पॉपुलेशन का इंक्रीजिंग रेट है। कोई भी चीज का जो रेट ऑफ चेंज होता है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, वो टाइम के रिस्पेक्ट में होता है। तो पॉपुलेशन अगर p है तो dp बाय dt ये इंक्रीजिंग रेट ऑफ पॉपुलेशन, और ये किसके प्रोपोर्शनल है? जितनी की उस पर्टिकुलर टाइम पे उसकी पॉपुलेशन है उस विलेज की। मान लीजिए कि विलेज की पॉपुलेशन p है तो ये कंडीशन बनेगी dp बाय dt इज प्रोपोर्शनल टू p। जब अपन इसको सॉल्व करेंगे, प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे, इक्वल टू का साइन आएगा, एक कांस्टेंट k लगा देंगे, तो इससे अपने को एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा। उसी को अपने को सॉल्व करना है। आगे क्या बोल रहा है? इफ द पॉपुलेशन ऑफ विलेज वाज 20,000 इन 1999 में उस विलेज की जो पॉपुलेशन थी वो 20,000 थी, एंड 25,000 इन 2004 में वो जो पॉपुलेशन 20,000 थी वो 25,000 हो गई। 99 से 2004 तक कितने साल हो गए? 5 साल। 5 साल में पॉपुलेशन 25,000 हो गई। 20,000 से 20 मतलब 5,000 बढ़ गए वो 5 साल में। तो उसके बाद क्या बोल रहा है? व्हाट विल बी द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इन 2009। तो 2009 में 2004 के बाद में 2009 में मतलब फिर 5 साल बाद, मतलब स्टार्टिंग में 99 में 20,000 थी तो 2009 में मतलब 10 साल बाद उस विलेज की पॉपुलेशन कितनी होगी। तो इस प्रॉब्लम को हमको डिफरेंशियल इक्वेशन की हेल्प से सॉल्व करना है। पॉपुलेशन p आपको कैलकुलेट करना है। कब? 2009 में उसकी पॉपुलेशन कितनी है। क्वेश्चन समझ आ रहा है आपको? देखिए एक विलेज है, वहां पे जो पॉपुलेशन होगी वो उसका इंक्रीज हो रही है पॉपुलेशन कंटिन्यूअसली एट द रेट प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स प्रेजेंट एट एनी टाइम। जितने लोग वहां पे प्रेजेंट होंगे उस टाइम के ऊपर, उसी के प्रोपोर्शनल वो इंक्रीज हो रही है। और यहाँ पे पॉपुलेशन का रिकॉर्ड दिया हो कि 1999 में 20,000 थी, 2004 में 25,000 थी, तो आपको बताना है कि 2009 में वो पॉपुलेशन कितनी हो रही है। बढ़ती जा रही है कंटिन्यूअसली, तो 20,000 से 25,000 हुई, 25,000 से 30,000, 35,000 जो भी होगी वो अपने को निकालना है। तो चलिए अब मैं इसको लिखते जाता हूँ और सॉल्व करेंगे, एकदम आसानी से आंसर आ जाएगा। लिखता हूँ मैं चीजों को। इन ईयर 1999 में यहां से स्टार्ट हुआ, ये इनिशियल है 1999 में, तो टाइम कितना रहा होगा? t इज इक्वल टू 0। t इज इक्वल टू 0। तो इस टाइम पे जब t 0 था तो पॉपुलेशन कितनी थी? p इज इक्वल टू 20,000। 20,000 देखो 1999 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है पॉपुलेशन। तो उस टाइम पे टाइम कितना हो? जैसे 1999 एक नंबर, एक ईयर बता दिया आपको 99, तो ये t इज इक्वल टू 0। इनिशियली कोई भी चीज टाइम जो होता है वो 0 था। t इज इक्वल टू जब 0 था 1999 में तो पॉपुलेशन 20,000 थी। फिर है इन ईयर 2004 t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखो 5 हो जाएगा, होगा भाई 5। 1999 से 2004 तक 5 साल हो गए, तो t इज इक्वल टू 5 ईयर हो गया। जब t इज इक्वल टू 5 है तो पॉपुलेशन कितनी? 25,000। 25,000 5 साल में 25,000 हो गई। फिर लास्ट इन ईयर 2009 तो टाइम कितना हो गया?
टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 ईयर्स हो जाएगा, होगा ना। तो 1999 से 2009 तक के 10 साल हो गए, तो 10 साल बाद पॉपुलेशन कितनी होगी, टी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये सारी चीज मैंने लिख लिया यहाँ पे, ये कैलकुलेट करना। जब टी 10 ईयर रहेगा तो पी इज इक्वल टू कितना होगा, जब टी 0 था तो पी 20,000 था पॉपुलेशन, जब टी 5 ईयर था तो पॉपुलेशन 25,000 थी, जब टी 10 ईयर्स हो जाएगा मतलब 10 साल बाद उसकी पॉपुलेशन कितनी होगी आपको कैलकुलेट करना। अब अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन क्या, the population of village increases continuously at the rate proportional to the number of inhabitants present at any time। कितने inhabitants या कितने लोग वहां पे प्रेजेंट है, p, तो dp बाय dt ये हो गया आपका इंक्रीजिंग रेट ऑफ पॉपुलेशन इज प्रोपोर्शनल टू p, ये इस प्रोपोर्शन का साइन है। समझ आ रहा है आपको, मैंने बार बार बोल के बताया इसको, dp बाय dt इज प्रोपोर्शनल टू p, बस आप इसको सॉल्व कर दो, which implies dp by dt, प्रोपोर्शन का साइन हटाते तो इक्वल टू लगाते रहिए, कांस्टेंट लगा दो k, k इंटू पी, वेयर k इज एनी कांस्टेंट। अब देखो ये dp बाय dt इज इक्वल टू kp है, मतलब dy बाय dx इज इक्वल टू एफ ऑफ y के फॉर्म में है, तो p को क्रॉस मल्टीप्लाई करके dp की तरफ ले आता हूँ और dt को इधर कर देता हूँ, ये बन गया ना आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन सा फॉर्म बना, अपने पास में डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म रहते हैं, dy बाय dx इज इक्वल टू एफ ऑफ x होता है, या dy बाय dx इज इक्वल टू एफ ऑफ y होता है ना। तो ये dp बाय dt इज इक्वल टू kp है, तो ये dy बाय dx इज इक्वल टू एफ ऑफ y वाला फॉर्म बन गया। तो dp के साइड में p को ले आते हैं और dt को k के साइड कर देते हैं, क्या हो जाएगा, विच एम्प्लाइज 1/p dp इज इक्वल टू k इंटू dt, ऐसा हो गया। अब यहाँ आपको dp दिख रहा है और यहाँ आपको dt दिख रहा है, तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड, integrating on both the sides, दोनों साइड को इंटीग्रेट कर लो, ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 1/p dp इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ k dt, विच एम्प्लाइज 1/p का इंटीग्रेशन p के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, log mod ऑफ p इज इक्वल टू, ये k तो कांस्टेंट है सामने आ जाएगा, और dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा kt, इंटीग्रेशन के साइन हट गए तो एक कांस्टेंट लगा दो c। ये p जो है ये पॉपुलेशन है, ये पॉजिटिव है हमेशा, ग्रेटर देन 0 होगी, तो पॉपुलेशन तो स्टार्टिंग में 20,000 थी है ना, p की वैल्यू 20,000 है, तो ये पॉजिटिव वैल्यू, तो मैं मॉड का साइन हटा देता हूँ, ये आ जाएगा आपका, विच एम्प्लाइज log p इज इक्वल टू kt प्लस c, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दो। देखिए इस इक्वेशन में अपने को वैल्यू रखते जाएंगे अपन, और फाइनली अपने को किसकी वैल्यू निकालना है, p की वैल्यू निकालना है, और ये p कब निकालेंगे, अब जब t इज इक्वल टू 10 रहेगा, t के प्लेस पे 10 रख के p निकालें। अब t के प्लेस पे 10 रख के p निकालने के लिए अपने को उसके पहले क्या क्या निकालना पड़ेगा, एक तो ये k निकालना पड़ेगा, t तो रहेगा अपने, और ये c निकालना पड़ेगा। तो अभी आपको ये k और c की वैल्यू निकालना है, पहले k और c की वैल्यू पहले निकालेंगे, जब k और c की आ जाएगी तो k की भी रख देंगे, c की भी रख, फिर दो चीज बचेगी, एक p बचेगा और एक t बचेगा, तो t को खट से 10 रख देंगे तो p की वैल्यू आ जाएगी। आई बात तो आपको समझ में, ऐसे क्वेश्चन अपन ने पहले भी बहुत सारे किए, 2 4 5 क्वेश्चन ऐसे वर्ड्स प्रॉब्लम पहले जा चुकी है, सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, आप पीछे पलट के देखना, ठीक है। तो चलिए अब मैं एक एक चीज लेते जाता हूं, अब पुट करते हैं t इज इक्वल टू 0 और p इज इक्वल टू 20,000, एक एक चीज पहले ये पुट करते हैं, किसी एक की वैल्यू निकलेगी, t की रख देंगे अपन यहाँ पे, और p की रख देंगे, तो काय की निकलेगी, k की निकलेगी है ना, फिर k की यहाँ रख देंगे, फिर दूसरी वाली कंडीशन t इज इक्वल टू 5 और p इज इक्वल टू ये रखेंगे, फिर बचे वाले c की निकल जाएगी, बस वो भी रख देंगे, और फिर t इज इक्वल टू 10 रख के p की वैल्यू निकाल देंगे। चलिए मैं अगले पेज में ले लेता हूँ इसको, चलिए देखिए, पुट t इज इक्वल टू 0 एंड p इज इक्वल टू कितना है, p इज इक्वल टू 0 तो p इज इक्वल टू 20,000 एंड p इज इक्वल टू
20,000 रख दो भाई, t इजिकल टू 0 और p इजिकल टू 20,000। ये हो जाएगा आपका log p के प्लेस पे 20,000 इज इक्वल टू k मिसिंग है, t की वैल्यू 0 प्लस c। सॉल्व करो इसको, ये log 20,000 इज इक्वल टू, ये k का इंटू 0 में करें तो 0 हो जाएगा, क्या बच जाएगा c। k का इंटू 0 में करें तो ये 0 हो गया, c बच गया। तो देखिए c की वैल्यू आ गई log 20,000। अब इस c की वैल्यू को उठा के हम कहाँ रख देते हैं, ये वाले इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ रख देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, देखो इक्वेशन फर्स्ट में ये हो जाएगा log p इज इक्वल टू k इंटू टी प्लस c के प्लेस पे, ये c के प्लेस पे log 20,000, log 20,000 रख दी वैल्यू। इसको आप इक्वेशन सेकंड दे दो। अब जो अपनी वैल्यू आएगी वो अपन अब सेकंड इक्वेशन में रखेंगे, ऐसा एक एक इक्वेशन रखते जाएंगे। अब क्या करना है अपने को, ये दूसरी वाली कंडीशन का यूज करना है, t इजिकल टू 5 और p इजिकल टू 25,000 रखो इसी के अंदर। ये जो नया इक्वेशन आया, पुट t इजिकल टू 5 ईयर्स एंड p इजिकल टू कितना हो जा रहा है, 25,000 हो जा रहा है। ये अपने पहले लिख ली है, 2004 में उसकी पॉपुलेशन 25,000 हो जा रही। रख दो इसके अंदर, ये हो जाएगा log p के प्लेस पे 25,000 इज इक्वल टू k इंटू टी की वैल्यू 5 प्लस log 20,000। यहीं पे रखा है मैंने सेकंड इक्वेशन के अंदर। इसको सॉल्व कर लो तो यहाँ से k की वैल्यू है, ये log 20,000 को इधर शिफ्ट करते हैं, विच एम्प्लाइज log 25,000 माइनस log 20,000 इज इक्वल टू 5k। यहाँ पर log m माइनस log n की प्रॉपर्टी लगा देते हैं, क्या हो जाएगा log m अपॉन n, विच एम्प्लाइज log m के प्लेस पे है 25,000 और m के प्लेस पे है 20,000 इज इक्वल टू 5k। 1 2 3 1 2 3, 5 से कैंसिल कर लो, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 5 अपॉन 4 बचेगा, विच एम्प्लाइज log 5 अपॉन 4 इज इक्वल टू 5k। तो k की वैल्यू के लिए ये 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले आते हैं, देयरफॉर k इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 इंटू log 5 अपॉन 4। देखो ये k की वैल्यू आ गई। अब इस k की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में रख देते हैं, k की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में यहाँ रख देते हैं, तो फिर आपका सिर्फ t और p बच जाएगा k की वैल्यू रखने के बाद में। तो t की वैल्यू रख देंगे आप 10, उससे p की वैल्यू निकल जाएगी। तो अब इस k की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में रखो, अगले पेज में ले लेता हूँ मैं। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, देख लो सेकंड इक्वेशन क्या है। तो log p इज इक्वल टू के टी प्लस log 20,000, ये log p ऐसे ही रहेगा, इज इक्वल टू k की वैल्यू रखना है, k की वैल्यू 1 अपॉन 5 log 5 अपॉन 4, 1 अपॉन 5 log 5 अपॉन 4 इंटू टी, ई को ऐसी रहने दो, इंटू टी प्लस log 20,000, log 20,000। अब देखो, अब इसमें एक मिसिंग p बचा और एक t बचा, तो t की वैल्यू रख देते 10 ईयर्स, तो इससे p की वैल्यू निकल जाएगी। अब इसमें अपन ये वाला पुट कर देते हैं, p इज इक्वल टू 10 और p निकल जाएगा। अब t और p दो ही चीज बची है, t है अपने पास में, p निकालना है, रखो इसी के अंदर, पुट
p इज इक्वल टू 10, देन p इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। p को 10 रख के p निकल जाएगा। रखो log p इज इक्वल टू 1/5 log 5/4 इंटू टी की वैल्यू 10 प्लस log 20,000 log p इज इक्वल टू, ये 10 को सामने लिख दिया मैंने, इंटू 1/5 log 5/4 प्लस log 20,000। सावधानी से करना भाई, ये वाले 4 और से कैंसिल मत करना इसको, ये अलग है, ये तो log के साथ में है 5/4। ये 5 2 10, तो ये हो जाएगा आपका log p, और ये वाले log 20,000 को शिफ्ट करके इधर ले आओ, माइनस log 20,000 इज इक्वल टू 2 log 5/4। यहाँ log m माइनस log n की प्रॉपर्टी लगा दो, log m/n, विच एम्प्लाइज log p/20,000 इज इक्वल टू, यहाँ पर log m⁻n वाले फॉर्मूले से 2 को 5/4 की पावर में कर दो, log 5/4 की पावर 2 हो गया ऐसा। अब देखो ये भी log है और ये भी log है, log से log को कंपेयर कर लो, अपने को log चाहिए ना, अपने को p की वैल्यू चाहिए, तो p की वैल्यू आ जाएगी, कैंसिल नहीं करना है उसको, कंपेयर करना है, तो हो जाएगा p/20,000 इज इक्वल टू 5/4 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16। अब देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो p की वैल्यू आ जाएगी, वही अपनी रिक्वायर्ड पॉपुलेशन हो जाएगी 2009 के अंदर, विच एम्प्लाइज p इज इक्वल टू ये 25/16 एज इट इज इंटू 20,000। इसको कैंसिल कर लो आप, 20 से कैंसिल 16 से होगा कि 16 बन जा 16 4, 16 2 जा 32, 16 5 जा, हो जाएगा ना, हो जाएगा कैंसिल, 16 1 जा 16, बचेगा 4 है ना, 1 0 लिए 40 हो गया, 16 2 जा 32, 2 8 बचेगा है ना, 8 बचा, तो फिर 1 0 ये 80 हो जाएगा, 16 5 जा और 1 0 ये 16 5 जा 80 और ये 0, देखना 12 50 टाइम कैंसिल हो गए, सही है। तो विच एम्प्लाइज p इज इक्वल टू 25 इंटू 1250, करो इसमें 25 का मल्टीप्लाई, विच एम्प्लाइज p इज इक्वल टू 25 इंटू 0 करेंगे तो 0, 25 5 जा 125, 5 12 बचा, 25 2 जा 50 प्लस 12 62 हो जाएगा, 2 6 बचा, 25 1 जा 25, 25 प्लस 6 31, 31,250। दिस इज द रिक्वायर्ड पॉपुलेशन इन 2009, 31,250 हो जाएगी। देखो कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है पॉपुलेशन, पहले 1999 में 20,000 थी, फिर 5 साल बाद 2004 में कितनी हो गई 25,000 हो गई, फिर 5 साल बाद 2009 में 31,250 हो जाएगी उस विलेज की पॉपुलेशन। ऐसा आपको सॉल्व करना है। देखिए आपने क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, एकदम सिंपल सा था, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, और इस टाइप के क्वेश्चन अपन पहले भी कर चुके हैं, देखना आप पीछे पलट के, इसी डिफरेंशियल इक्वेशन के चैप्टर में। आंसर दिखाता हूँ मैं आपको, ये रहा 31,250। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन y dx माइनस एक्स डी वाई अपॉन वाई इक्वल टू 0 इज। देखिए ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, इसका जनरल सोल्यूशन क्या होगा, तो हम इसको सॉल्व करते हैं, कोई एक सोल्यूशन निकल जाएगा। पहले गिवन इक्वेशन को लिख लेता हूं मैं, y dx माइनस एक्स डी वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू 0, ऐसा है। तो सबसे पहले जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन रहता है इसको अपन क्या करते हैं, इसको अपन dy बाई डी के फॉर्म में, लेफ्ट साइड में dy बाई डी या dx बाई dy बनाते हैं, उसके बाद ही अपने को पता चलता है कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो देखो ये अपॉन में y है, तो आप चाहे तो ये y को क्रॉस मल्टीप्लाई डायरेक्ट इधर कर दो, क्योंकि होल अपॉन में है, तो अपन इधर ही कर देंगे तो 0 हो जाएगा। y dx
माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने वाई का। आप अलग अलग डिवाइड करके भी करेंगे तो भी वही आएगा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब एक साइड डी एक्स है, एक साइड डी वाई है, विच एम्प्लाइज वाई डी एक्स को ही रहने दो इज इक्वल टू एक्स डी वाई कर। अब दोनों साइड सेम क्वांटिटी, अब आप चाहे तो इसका dx बाई डी वाई बनाओ या dy बाई डी एक्स बनाओ, तो जनरली अपन dy बाई डी एक्स बनाते हैं, तो dy को ही रहने दो, dx को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और ये x को इधर करते हैं, ये y अपॉन एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स। ऐसा हो गया। देखो dy को ही रहने दिया, dx को नीचे किया, x को इधर कर दिया। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स को इस साइड लिख लो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y अपॉन एक्स। देखो dy बाई डी एक्स इजिकल टू एफ ऑफ एक्स 1 अपॉन एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, ये एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई के फॉर्म में बन गया। इसको कहते हैं वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तो वेरिएबल को सेपरेट कर लो, विच एम्प्लाइज वाई को इधर लाओ, 1 अपॉन वाई डी वाई इजिकल टू 1 अपॉन एक्स डी एक्स। अब देखिए इसमें आप ऐसा ना सोचने लग जाए ये dy बाई डी एक्स इजिकल टू वाई अपॉन एक्स के फॉर्म में आ गया तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकता है, लेकिन जरूरत ही नहीं। अपना जब ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में जा रहा तो अपन सिंपल वाली चीज एक तरफ से चेक करना, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा इस टाइप से। अब यहाँ dy है और इधर dx है, इंटीग्रेट कर लो इसको, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड्स, इंटीग्रेटिंग ऑन both the sides, integral of 1 upon y dy is equal to integral of 1 upon x dx। इनके इंटीग्रेशन मालूम है आपको, 1 अपॉन y का इंटीग्रल log mod ऑफ y हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 अपॉन x का इंटीग्रल log mod ऑफ x हो जाएगा, और इंटीग्रल हट गए तो प्लस c लगा दो। ये log mod ऑफ x को इधर शिफ्ट कर लो, विच एम्प्लाइज log mod ऑफ y माइनस log mod ऑफ x इज इक्वल टू c। यहाँ पर log m अपॉन n वाला फॉर्मूला लगा दो, तो log एक ही मॉड में ले लेते हैं, mod ऑफ y अपॉन x इज इक्वल टू c। ऐसा आ गया। अब देखिए ये लॉगरिथमिक फॉर्म में आ रहा है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले लेते हैं। यहाँ पे बेस में कुछ नहीं है तो बेस में ई ले लेते हैं, जब बेस में ई है तो बेस में ई रहेगा, ये सी इसकी पावर में आ जाएगा और ये मॉडुलस वाई अपॉन एक्स सेपरेट हो जाएगा, विच एम्प्लाइज ई रेस टू द पावर सी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वाई अपॉन एक्स। अब देखो यहाँ से आपका लॉग तो हट गया, मॉडुलस के साइन को छोड़ दो आप, या मॉडुलस का साइन ले भी लिया आपने तो कुछ दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस का साइन ले लो, ई रेस टू द पावर सी इज इक्वल टू प्लस माइनस वाई अपॉन एक्स। दोनों साइड प्लस माइनस का इंटू कर लो, तो ये प्लस माइनस ई रेस टू सी इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। अब ये कांस्टेंट प्लस माइनस ई रेस टू सी आया, इसको अपन केवल सी ले लेते हैं, सी इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, इधर लिख दो कोट प्लस माइनस ई रेस टू द पावर सी इज इक्वल टू सी, सी एक्स इज इक्वल टू वाई, एक्स का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इधर, वाई इज इक्वल टू सी एक्स लिख लो। देखो विच ऑप्शन इज करेक्ट, एक्स वाई इज इक्वल टू सी एक्स वाई इज इक्वल टू सी एक्स इज इक्वल टू सी वाई स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू सी एक्स, वाई इज इक्वल टू सी एक्स आ गया और वाई इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। लिख दो आप यहाँ पर ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो गया आंसर दिखा देता हूँ मैं आपको, ये रहा 16 का सी। देखो मैंने इतना इसको डिटेल में सॉल्व किया है ना, आपको इतना डिटेल में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप इसको कैसा भी शॉर्ट में सॉल्व करो। अरे समझ में आ रही बात, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको इतना डिटेल में सॉल्व नहीं करना, मैं इसको सब्जेक्टिव टाइप से सॉल्व करता है कि ऐसा एक वे है सॉल्व करने का, आप इसको जितना शॉर्ट करना उतना शॉर्ट करके सॉल्व करो, जितना आप उसको शॉर्ट कर सकते हैं उतना मैं आपको तरीका बताता हूँ कि ऐसे सॉल्व करना है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई क्वेश्चन आपकी बुक में ऑब्जेक्टिव में लिखा हुआ है तो वो आपको ऑब्जेक्टिव में ही आएगा, मल्टीपल चॉइस में आएगा, इसका भी सॉल्व करने के लिए भी आ जाते हैं। अब आप उसको अपने हिसाब से अपने लेवल के हिसाब से आप उसको शॉर्ट कर लो जैसा आप कर सकते, क्योंकि मैं अगर स्टेप्स को स्किप करके बताऊंगा तो किसी को समझ में आएगा नहीं आएगा वो एक अलग बात है ना। एकदम से अगर मेरे को अपने लिए सॉल्व करना रहेगा, कहीं टिक लगाना है, तो मैं उसको
किसी को बताना नहीं रहेगा तो फिर मैं उसको इतना लंबा नहीं करूँगा, एकदम छोटे से 1-2 लाइन में मैं उसको सॉल्व कर लूँगा। क्वेश्चन नंबर 17, द जनरल सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप dx बाई डी वाई प्लस पी वन एक्स इज इक्वल टू क्यू वन लिख दिया। देखिए अपन क्या करते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू पढ़े, उसने यहाँ पे पी वन और क्यू वन लिख दिया, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, ये सेकंड वाला टाइप है। इसका जनरल सोल्यूशन क्या होगा? तो देखो इसका जनरल सोल्यूशन डायरेक्ट सीधा का सीधा ही था अपने पास में, डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी वन एक्स इज इक्वल टू क्यू वन लिखा उसने। हमने आपको क्या बताया कि पी एक्स इज इक्वल टू क्यू क्यू बताया। तो इसका जनरल सोल्यूशन सेकंड वाला डायरेक्ट जनरल सोल्यूशन लिखता हूं मैं, जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन? dx बाय डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, ये लिखा। लेकिन देखो यहाँ क्वेश्चन में P1 और Q1 लिखा है, तो मैं इसको P1 और Q1 कर देता हूँ, P1 और Q1, सोल्यूशन वही रहेगा। तो क्या हो जाएगा इसका सोल्यूशन? इज x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्या रहता? इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy और प्लस c। देखना यहाँ पर p और q जो है वो किसके फंक्शन रहेंगे? y के फंक्शन रहेंगे। px लिखा हुआ है तो यहाँ पे p1 और q1 जो है वो y के फंक्शन रहेंगे, इसलिए यहाँ पे dy आया और यहाँ पे x आया। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर, उसने इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को e रेज़ टू द पावर इंटीग्रल p dx लिखते, तो p के प्लेस पे p1 है, इसको मैं ऐसा लिख लेता हूँ, ये x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर को e रेज़ टू द पावर p1, p के प्लेस पे p1 है, और y के फंक्शन है तो dy आएगा, क्योंकि ये x है यहाँ पर, तो ये p1 और q1 जो है ये y के फंक्शन होंगे या कांस्टेंट होंगे, इसलिए dy लिखा है। इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, ये q को ऐसे रहने दो, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज़ टू द पावर इंटीग्रल p1 dy और ये पूरे का dy प्लस c। देख लो यही वाला सोल्यूशन हो, कौन सा है ये ऑप्शन देख लो, x इंटू वाला, ये वाला x देखो, c वाला, इसमें तो y इंटू है, पहला दूसरा तो नहीं है, तीसरा वाला c वाला x इंटू ई रेज़ टू द पावर p1 dx p1 dy इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई रेज़ टू द पावर इंटीग्रल ऑफ p1 dy प्लस, ये c वाला दिख रहा है मुझे, d वाले में यहाँ पे dx लिख दिया उसने p1 के साथ में, जबकि p1 और q1 y के फंक्शन है तो dy आएगा। ये मैं आपको क्वेश्चन करते वक्त में भी हर क्वेश्चन में बोल के बताया मैंने, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखिए थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए उसने P1 और Q1 लिखा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा, आपको इक्वेशन के फॉर्म याद रखना है कि dx बाय डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में रहता है, तो P और Q जो है y के फंक्शन होते हैं, और dy बाय डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू रहता है, तो P और Q कॉन्स्टेंट रहते हैं या x के फंक्शन रहते हैं। ये जो dy और dx लगाते हैं, ये P और Q अगर y के फंक्शन है तो dy लगाओ, P और Q अगर x के फंक्शन है तो dx लगाओ, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। देख लेते हैं आंसर, यही आएगा। ये रहा 17 नंबर का सी। यदि आपने कॉन्सेप्ट को सही से करें और उस पर क्वेश्चन सही करें तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूरे सॉल्व हो जाएंगे आपसे। आपको एग्जामिनेशन में जितने ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, मैंने आपको जैसा मैथमेटिक्स पढ़ाया है, सारे कॉन्सेप्ट यदि आप याद रखते हो तो आपसे बैक टू बैक क्वेश्चन करेक्ट सॉल्व होंगे, लेकिन आपको याद सब चीज़ रखना है जिस वे में पढ़ाए। एक आखिरी क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर, लास्ट क्वेश्चन, वेरी लास्ट, चलिए इसको भी देख लेते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 18, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज एंड चैप्टर आल्सो। मिसलेनियस का भी लास्ट क्वेश्चन है और पूरे चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है। द जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ई रेज़ टू द पावर एक्स डी वाई प्लस वाई ई रेज़ टू एक्स प्लस 2x dx इज इक्वल टू 0 इज। देखिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका जनरल सोल्यूशन कौन सा होगा? तो पहले मैं डिफरेंशियल इक्वेशन को ले लेता हूँ, सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। ई रेज़ टू द पावर एक्स डी वाई प्लस वाई e raised to the power x plus 2x dx is equal to 0। अब देखो एक साइड में, लेफ्ट साइड में अपन क्या करते हैं, केवल dy बाई डी एक्स रखते हैं, dx बाई डी वाई, तो ये dy वाली टर्म को ही रहने देता हूँ, dx वाली को इधर शिफ्ट करता हूँ पहले,
विच एम्प्लाइज ई रेस टू द पावर एक्स डी वाई इज इक्वल टू ये माइनस वाई ई रेस टू द पावर एक्स प्लस 2x dx। अब देखो, आप dy बाई डी एक्स भी बना सकते हो और dx बाई dy भी बना सकते हो। तो आपको क्या बनाना चाहिए? आप अगर dy बाई डी एक्स बनाएंगे तो ये दो टर्म ऊपर रहेगी और ये एक टर्म नीचे आ जाएगी, और अगर आप dx बाई dy बनाएंगे तो ये एक टर्म ऊपर आएगी और दो टर्म नीचे आ जाएगी। तो हमको क्या करना रहता है, डिनोमिनेटर में एक टर्म लाओ, आप न्यूमरेटर में दो टर्म रहने दो और डिनोमिनेटर में एक टर्म। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको यहीं रहने दो और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे लाएंगे। तो मैं dy बाई डी एक्स बनाता हूँ, ये dx को इधर लाता हूँ, विच एम्प्लाइज ये dy और ये dx को क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे लाओ इज इक्वल टू, ये आपका ऊपर ही रहेगा, ये माइनस वाई ई रेस टू द पावर एक्स प्लस 2x और अपॉन ये ई रेस टू एक्स। देखिए आपके पास में दो चॉइस है, आप dy बाई डी एक्स बनाओ या dx बाई डी वाई बनाओ, लेकिन आपको ऐसा बनाना है कि न्यूमरेटर में दो टर्म आ जाए और डिनोमिनेटर में एक टर्म आए। पहले भी बता चुका हूं मैं ऐसा आपको। और कभी दोनों न्यूमरेटर में भी दो टर्म आ रही है और डिनोमिनेटर में भी दो टर्म आ रही, तो ऐसा फॉर्म बनाओ जो न्यूमरेटर में डिफिकल्ट टर्म आ जाए, सिंपल टर्म आपकी डिनोमिनेटर में आना चाहिए। तो डिनोमिनेटर में यहाँ पे तो एक ही टर्म थी तो अपन एक कर दी। अब इससे इसको अलग अलग डिवाइड कर लो, विच एम्प्लाइज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, माइनस साइन का भी इंटू करते हैं, ये माइनस वाई ई रेस टू एक्स अपॉन ई रेस टू एक्स, ये प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, माइनस 2x अपॉन ई रेस टू द पावर एक्स। ये ई रेस टू द पावर एक्स से ई रेस टू द पावर एक्स कैंसिल हो गया, क्या बचा, विच एम्प्लाइज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई 2x और ई रेस टू पावर एक्स को ऊपर ले जाएंगे तो ई रेस टू द पावर माइनस एक्स। अब देखो इधर dy बाई डी एक्स दिख रहा तो प्लस पी वाई वाला फॉर्म बन जाएगा, ये माइनस वाई को मैं इधर शिफ्ट कर लेता हूँ, विच एम्प्लाइज dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 2x इंटू ई रेस टू द पावर माइनस एक्स। देखो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का पहला फॉर्म बन गया, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में आ गया। इसको जनरल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपेयर करो ना, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ऑन कंपेयरिंग with dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। यहाँ पर p और q जो रहेंगे वो x के फंक्शन रहेंगे या कोई कांस्टेंट रहेंगे। तो देखो ये dy बाई डी एक्स पी वाई, y का कोफिशिएंट p है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 1 है तो p इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, एंड q इज इक्वल टू, ये q इज इक्वल टू माइनस 2x इंटू ई रेस टू द पावर माइनस एक्स, माइनस 2x इंटू ई रेस टू द पावर माइनस एक्स। देख लो इसको, p कांस्टेंट है और q आपका x का फंक्शन है। अब अपने को इसका जनरल सोल्यूशन निकालना तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जरूरत पड़ेगी, पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर ले लो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर इंटीग्रल ऑफ p dx। देखो p और q x के फंक्शन है इसलिए p कांस्टेंट है और q x का फंक्शन है इसलिए dx लेंगे, कभी y का फंक्शन रहता है तो dy लेते हैं। वैल्यू रखो इसमें, इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर इंटीग्रल, p की वैल्यू कितनी है 1 और ये dx इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर 1 dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। तो ई रेस टू एक्स आ गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब डायरेक्ट इसका जनरल सोल्यूशन लिख लेते हैं, जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन, ये वाला dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू वाला, इज इसका सोल्यूशन होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। वैल्यू रखो इसके अंदर, ये y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ई रेस टू एक्स, देखो ई रेस टू एक्स है, इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q की वैल्यू कितनी है, देखो q की वैल्यू है माइनस 2x इंटू ई रेस टू द पावर माइनस एक्स, माइनस 2x इंटू ई रेस टू द पावर माइनस एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ई रेस टू एक्स और ये dx प्लस सी। सॉल्व करो इसको, इंटीग्रल ऑफ ये वाले -2 को बाहर कर लो, -2 बाहर
इंटीग्रल ऑफ एक्स इंटू, देखो ई रेस टू माइनस एक्स है और ई रेस टू एक्स है, पावर ऐड करेंगे तो ई रेस टू जीरो हो जाएगा, ई रेस टू द पावर जीरो, और ये डी एक्स प्लस सी विच इज इक्वल टू ये -2 इंटीग्रल ऑफ एक्स, ई रेस टू जीरो की वैल्यू 1 होती है, इंटू डी एक्स प्लस सी, आप चाहते हैं मेंशन कर दो, सिंस ई रेस टू द पावर जीरो इज इक्वल टू 1। अब इंटीग्रल में केवल x आ गया, तो x का इंटीग्रेशन है आपके पास विच इज इक्वल टू -2 इंटू एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और ये प्लस सी, ये 2 से 2 कैंसिल कर लो, क्या आ गया है विच इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये किसके इक्वल चल रहा था, विच एम्प्लाइज y इंटू ई रेस टू एक्स। अब ऑप्शन में इस साइड में केवल c चाहिए तो c को रहने दो, बाकी को शिफ्ट कर लो, विच एम्प्लाइज y ई रेस टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी। देख लो विच ऑप्शन इज करेक्ट, विच ऑप्शन इज करेक्ट, y ई रेस टू y है, ये नहीं है, x ई रेस टू y ये भी नहीं है, y ई रेस टू x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट है ना, डी वाले में y ई रेस टू y है और सी ऑप्शन करेक्ट है, लिख दो इसको, ऑप्शन सी इज करेक्ट, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। आंसर चेक करके दिखाता हूं मैं आपको, ये रहा क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन सी। तो इन दिस वे दिस चैप्टर हैज कंप्लीटली डन।